आज भी हम सबको धरती को माता मानते हैं और वृक्षों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं। लेकिन इनके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पृथ्वी के बाद में अगर दूसरी कोई माता सबसे बड़ा स्थान अगर प्राप्त है तो वो गौ माता का है। हर एक जीव का अपना योगदान था और इसलिए इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये 84 लाख का चक्र बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए थे ताकि हम किसी को छेड़े नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाएं, सब अपने अपने प्रकार से जीते रहें। उस परंपरा को फिर से हमको नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। जब आवश्यक हो तभी हम बिजली जलाएं, जब आवश्यक हो तभी हम एयर कंडीशनर का उपयोग करें, जब आवश्यक हो तभी हम इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का उपयोग करें और उसको बंद कर दें अगर आवश्यक नहीं है। तो ये भी प्रकृति की एक प्रकार की सेवा है। आज जिस प्रकार से हम आर्टिफिशियल चीजों पर निर्भर होते जा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा संकट है। ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है वो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो आमोद प्रमोद की चीजें हैं, विलासिता की चीजें, उसके कारण ये समस्या खड़ी हो रही है कि गांव में बिजली की सुविधा हो, गांव में पानी की सुविधा हो, गांव में इंटरनेट की सुविधा हो, गांव में सब प्रकार की सुविधाएं हो, तो गांव का पलायन शहर की तरफ नहीं आए। तो जैसे मैंने कहा कि 40-50 वर्ष तक इसके प्रति एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया कि गांव में रहने वाला और व्यक्ति अच्छा नहीं होता, शहर में रहने वाला व्यक्ति विकसित माना जाता है। किसान ने भी कई बार अपने बच्चों को ये कहा कि बेटा इसमें क्या रखा है यार, अब तो ये खेती तो हम कर लेंगे, ये गाय चराने में और भैंस चराने में अब क्या रखा, तो शहर जा, पढ़ाई कर, नौकरी कर, इसमें कुछ नहीं। उसने भी अपनी संतानों के प्रति अश्रद्धा पैदा की। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वीएस के मध्य प्रदेश। आज का जो हमारा पॉडकास्ट का विषय है वो पर्यावरण, और जब पर्यावरण का विषय आता है तो हमारी संस्कृति का विषय आता है, हमारे ग्रंथों का विषय आता है और उन्हीं के साथ जो हमारे पर्यावरण के हीरोज़ हैं उनका भी विषय आता है। तो आज हमारे साथ पर्यावरण पे विस्तार से चर्चा करने के लिए मोहन नागर जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र, समाज और प्रकृति की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आपको भारत सरकार से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान भी सम्मानित भी किया गया है। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। कई सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं, कई सारी कविताएं भी आप के रचनाकार भी आप हैं। इस पॉडकास्ट के अंत में हम आपसे कुछ कविताएं भी जानेंगे आपकी लिखी हुई। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है, लगाव है, कब बाहर आया? स्कूल के समय से या जब आप छोटे थे तब से? बिल्कुल, पर्यावरण का जो विषय है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैं किसान परिवार से हूँ और इसलिए परिवार से ही ये सारी बातें सीखने को मिली। दादाजी के साथ में, पिताजी के साथ में वे जब भी कहीं कुएं पर, तालाब पर जाते थे तो पहले सबसे पहले उस तालाब का या कुएं में जो कचरा रहता था उसको निकाल करके बाहर फेंकते थे। फिर कहीं गाय चराने जाते थे, खेत पर जाते थे तो कोई भी ऐसा पेड़ दिखता था तो उस पे कांटे लगा देते थे ताकि कोई उसको खाए नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो एक घर में भी इस प्रकार का वातावरण था। शाम को होने के बाद में पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना, वो सो जाते हैं, तो घर में तुलसी को पानी देना और खेत की मेड़ों पर जो हमारे पेड़ होते थे फल देने वाले, उनकी सुरक्षा करना। तो इसलिए एक गांव का जो वातावरण है वो हमारा एक प्रकार से प्रकृति के साथ जीने का ही एक परिवार में वातावरण रहता है और इसलिए सारी बातें परिवार से, गांव से संस्कारों के रूप में ही पर्यावरण के सीखने के लिए मिली। मोहन जी, अक्सर देखा जाता है जो पर्यावरण का जो विषय है वो भारत का केवल एक मुद्दा नहीं है, ना राजनीतिक मुद्दा है, वो तो हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक धरोहर है जिसे लेके हम चल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पर्यावरण ये हमारी संस्कृति का एक भाग है और हम देखेंगे कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो एक अरण्यक संस्कृति रही है। जी। और जितने भी भारत में अरण्य हुए हैं ये सब हमारे ऋषि मुनियों के ध्यान के साथ में ज्ञान और विज्ञान के भी केंद्र रहे हैं और इसलिए हम देखेंगे कि हमारे जितने भी ग्रंथों की रचनाएं हुई है, जितना भी विज्ञान और भारत में बढ़ा है, ये पूरा अरण्य के माध्यम से ही, चाहे वो नदियों के गोद में हो, चाहे वो हमारे वनों के बीच में हो,
और अनेक कथाएं हमारी इस रूप में आती है कि किस प्रकार से और सूत जी महाराज अपने ऋषियों को कथाएं सुनाते थे। तो ये सारा जो ज्ञान है ये हमको वनों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। और इसलिए हमारे यहाँ पर 7 अरण्य हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। हमने नाम सुना होगा, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, वृहदारण्य, धर्मारण्य, ब्रह्मारण्य, ऐसे 7 अरण्य हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। तो ये हमारे सारे अरण्य जो है वो ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे। यहीं से सनातन संस्कृति और का उदय हुआ। और इसलिए प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के साथ रहना, जैव विविधता के साथ और मनुष्य का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में और हमारे परिवारों में संस्कारों के माध्यम से ही हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया। और उसके कारण भारतीय जीवन शैली में या हिंदू जीवन शैली में पर्यावरण कोई अलग से हमको पढ़ाया जाए या कोई बताया जाए, उसकी क्या परिभाषा है, हमको अन्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, ये हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसलिए हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में इस प्रकार के वर्णन आते हैं कि इस धरती के साथ हमारा कैसा नाता है। हमारा चंदा को हम मामा कहते हैं, गाय को माता मानते हैं, धरती को माता मानते हैं। तो ये परंपरा में हमारे यहाँ पर इस प्रकृति के साथ हमारा जो लगाव है वो एक सनातन संस्कृति में एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमको सीखने को मिलता है। और इसलिए हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण का विषय आता है। जैसे कि आपने बताया कि हमारे ग्रंथों में, वेदों में प्रकृति को देवी देवताओं के स्वरूप में पूजा जाता है, माना जाता है। लेकिन अगर हम आज के दौर में हम देखें, जो हमारे पर्यावरण पे जिस तरीके का संकट मंडरा रहा है, तो हम हमारे वेदों से क्या सीखें, क्या सीखकर हम पर्यावरण का संरक्षण करें? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो हमको परंपरागत रूप से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का ज्ञान तो हमको अभी है, लेकिन उस ज्ञान को हम व्यवहार रूप में पालन करना भूल गए। आज भी हम सबको धरती को माता मानते हैं और वृक्षों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, लेकिन इनके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पूज्य भाव अभी बना है, नदियों के प्रति पूज्य भाव अभी हमारा बना हुआ है। गांव में अभी भी जब हमारे परिजन उठते हैं तो खटिया से उठने के बाद में, पलंग से उठने के बाद सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं। और हमारे वेदों में लिखा हुआ वर्णन है, कोई आज ऐसा नहीं है। तो अथर्ववेद में कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीयाः, यह भूमि मेरी माता है और हम सब इनकी संतानें हैं। और इसलिए भूमि को माँ मान करके उसके साथ व्यवहार करने की हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से परंपरा रही है। इसी प्रकार नदियां हमको जीवन देती है। नदियां हमारे पृथ्वी माता की रक्त शिराएं हैं और इसलिए उनको शुद्ध रखना, उनको पवित्र रखना, उनके प्रति पूज्य भाव रखना, ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन पूज्य भाव हमको याद रहा, लेकिन उसके पीछे का भाव भूल गए कि क्यों हम नदियों की पूजा करते थे। और इसलिए नदियों के प्रति आस्था आज भी है। गंगा मैया के यहाँ से निकलते तो हाथ जोड़ते हैं, सिक्का डाल देते हैं। नर्मदा मैया के यहाँ से निकलते तो हाथ जोड़ के सिक्का डाल देते हैं, लेकिन उसमें एक पन्नी उठा करके भी डाल देते हैं पूजा की सामग्री। क्यों डालते थे, क्या कारण था, उसके पीछे का भाव भूल गए। इसके कारण ये सारी समस्या, आपने जो कहा कि जो संकट खड़ा हुआ है, तो हमारा जो पूज्य भाव जिन चीजों को लेकर के था, उसको बिसरने के कारण, विस्मृत कर देने के कारण ये सारा संकट खड़ा हुआ है। और इसलिए मूल भाव जो हमारे ग्रंथों का है, वेदों का है, जो प्रकृति के प्रति हमारा जो व्यवहार करने का है, उसको समाज को फिर से हमको ये बताने की आवश्यकता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने और प्रकृति के साथ जीना सीखा था। पेड़ों की पूजा करना मतलब पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, नदी की पूजा करना मतलब नदी को मेला नहीं करना, किसी भी जीव को सताना नहीं, सबसे मिलकर के रहना। आत्मा सो परमात्मा का जो भाव है, वो भारत ने ही सारी दुनिया को सिखाया कि जो मुझ में है वो भी सामने जो व्यक्ति है उसमें भी वही है। और इसलिए मुझे जो कष्ट होता है किसी कारण से, वो तो जो सामने है उसको भी वही कष्ट होगा। तो इस प्रकार से परस्पर जो प्रेम का भाव है, वो हमारी संस्कृति से, हमारे ग्रंथों से, हमारे पूर्वजों से हमको सीखने को मिला। और इसलिए प्रकृति का जो भाव है वो हमारे जीवन के पग पग पे
हर संस्कार में हमारे यहाँ पर है। हमारे जितने रीति रिवाज है, तीज त्योहार है, परंपराएं हैं, हमारे संस्कार है, ये बिना प्रकृति की पूजा के एक भी त्योहार, परंपराएं, संस्कार हमारे संपन्न नहीं होते हैं। तो उसका कारण यह था कि इन सब की हम रक्षा करें, लेकिन उसके पीछे का भाव भूल गए। और इसलिए आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को उसका मूल भाव समझाने की आवश्यकता है कि प्रकृति संरक्षण ये पूज्य भाव इसलिए था ताकि हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें। आज के दौर में जहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो यूथ है वो वेस्टर्न से तो वैसे ही प्रभावित हो रहा है, तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि नदी हमारी माँ है, उसकी हमें पूजा करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, तो कहते हैं कि वेस्टर्न में तो इस तरह की कोई पद्धति नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पद्धति हमारे यहाँ पर जो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत धर्म प्रधान देश है, और इसलिए यहाँ पर आपको जो भी बताना हो धर्म के माध्यम से बताइए। अगर आपको साइंस भी भारत के लोगों को पढ़ाना है तो आपको धर्म के माध्यम से ही बताना पड़ेगा, और इसलिए वहाँ वो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। हमारे यहाँ पर भी सारी चीजें विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है। आज भी जब हम बात करते हैं कि ग्रह, उपग्रह और हमारे जितनी भी पुराणों में उस प्रकार की जो बातें लिखी हुई है, विश्व का विज्ञान तो आज तक वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसको हम हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सारे उसमें लिखा हुआ है सारी बातें। तो भारत में हर बात को धर्म के माध्यम से बताया गया है। वहां पर वो सब हर चीज को विज्ञान के आधार पर मानते हैं। और धर्म जब भारत की अभी जब विश्व पृथ्वी सम्मेलन होते हैं या पर्यावरण के सम्मेलन होते हैं, तो ठीक है, आज से 100 साल पहले वो लोग कहते थे कि भारत अभी भी 16वीं 17वीं शताब्दी में जी रहा है, और अभी भी भारत पत्थरों की पूजा करता है, पेड़ों की पूजा करता है, सांप को पूजता है, नदियों को पूजता है। तो भारत अभी भी पुरानी सदी में ही जी रहा है। लेकिन जो पिछले 50 वर्ष में, 60 वर्ष में जो बदलाव आए हैं, और जो पिछला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें सारी दुनिया ने मिलकर के ये कहा कि अगर हमको पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से अगर निपटना है, तो भारत का जो व्यवहार जैव विविधता के साथ है, प्रकृति के साथ है, वैसा ही व्यवहार हमको करना पड़ेगा। हमको नदियों को पूजना पड़ेगा, पृथ्वी को पूजना पड़ेगा, पहाड़ों को पूजना पड़ेगा, जीव जंतुओं के साथ हमको सद्भाव पूर्वक रहना पड़ेगा, तभी हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, मानव जीवन को बचा सकते हैं। और इसलिए भारत में ये बातें धर्म के माध्यम से बताई गई। हर बात को धर्म, तुलसी माता है, उसकी पूजा करना चाहिए, घर में लगाना चाहिए। तो आज सिद्ध हुआ कि तुलसी जो है वो एक आरोग्य का वर्धक, एक ऐसा पौधा है जो घर में आरोग्य की वृद्धि करता है, अनेक प्रकार की और बीमारियों से हमको बचाता है। घर में कुछ भी हो गया, तुरंत तुलसी के पत्ते तोड़ करके उसका काढ़ा बनाना है, करना, तो ये घर में लगाना, ऐसी चीजों को, तो हमने उसको घर में स्थान दिया। तो कहाँ पर किसको स्थान देना, ये हमारे उसमें लिखा हुआ है पहले से ही। हर बातें हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों को मालूम है। तो ये धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पर सारी बातें बताई गई। गौ को माता इसलिए मानना, हम पृथ्वी को माता क्यों मानना, वृक्षों की पूजा क्यों करना, देव वृक्ष कौन कौन से है, और इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया कि भाई त्रिवेणी लगाना चाहिए। अब त्रिवेणी एक ऐसा है, बरगद, पीपल, नीम, 3 वृक्ष मिलकर के सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबका वास है, तो ये सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं तीनों मिलकर के पर्यावरण में। तो त्रिवेणी लगाने की हमारे यहाँ पर परंपरा है, पंचवटी लगाने की हमारे यहाँ पर परंपरा है। तो हमारे यहाँ पर जो पौधे लगाने के लिए कहा गया कि केवल पेड़ लगाना ऐसा नहीं है, तो हमारे यहाँ धर्म के माध्यम से होना। आपकी राशि के अनुसार आप पेड़ लगाइए, फिर आपका ग्रह कौन सा है तो ग्रह वाटिका लगाइए, फिर आपका नक्षत्र कौन सा है तो 27 नक्षत्रों के 27 वृक्ष वो है, वो लगाइए। तो ये राशि वाटिका, ग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, इसको धर्म के माध्यम से हमारे यहाँ पर जोड़ा गया। हर वृक्ष में किसी न किसी भगवान का उसमें स्वरूप देखा गया। पीपल में भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा जाता है, फिर गूलर में और अनेक प्रकार के देवताओं को वास बताया गया है, बरगद में अनेक प्रकार के देवताओं को वास बताया गया है। तो जो वृक्ष जितना ज्यादा उपयोगी है उसको उतना ज्यादा धार्मिक बनाया गया है। आंवला की तो हम पूजा करते हैं, आंवला नवमी अभी गई है, तो आंवले, क्योंकि आंवला जो है वो सर्वाधिक औषधीय फल होता है, इसलिए इसको धर्म के माध्यम से इसलिए जोड़ा। जैसे आपने कहा कि वहां के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भारत के लोगों को धर्म के आधार पर सब मानते हैं। तो वस्तुतः उसके पीछे का कारण ये कि हम
प्रकृति संरक्षण करें, लेकिन धर्म के आधार पर करें। धर्म प्रधान देश होने से अगर उसको धर्म के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ का व्यक्ति उसका पालन करेगा। इसलिए भारत में और पाश्चात्य में ये मूलभूत वैचारिक अंतर है। बार बार एक प्रश्न उठता है कि गौ माता को क्यों धार्मिक प्रतीक माना गया है, बड़ के पेड़ को क्यों धार्मिक प्रतीक माना गया है, नाग को क्यों ही पूजा गया है, इस पर मैं थोड़ा विस्तार से आपसे जानना जी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पर जो कथाएं आती है वो ऐसा आती है कि पृथ्वी के बाद में अगर दूसरी कोई माता सबसे बड़ा स्थान अगर प्राप्त है तो वो गौ माता का है। उसका उसके लिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं कि जब किसान ब्रह्मा जी के पास में जाता है तो मैं कैसे करूं, क्या करूं, कौन सी खेती में कैसे करूं, कैसे पृथ्वी पर रहूंगा, तो हाथी को भेजते हैं, हाथी ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, ये ले जाओ। तो सबके अपने अपने वो थे कि भाई ये तो खुद ही इतना खा लेंगे तो फिर मैं क्या कहूंगा। तो आखिरी में कहते हैं कि गौ माता को ले जाओ, इसका बछड़ा तुम्हारी खेती करेगा और ये लेगा भी कुछ नहीं, और जो घास फूस बचा है तुम्हारा अपशिष्ट बचेगा वो इसको। तो इसके पीछे अनेक कथाएं हमारे यहाँ पर आती है, लेकिन वास्तव में गौ माता के पीछे की जो धारणा वो ये है कि गौ माता ही पृथ्वी का पालन पोषण करने का काम करती है। इस पृथ्वी को बचाने का, इस पृथ्वी की पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए, इस पृथ्वी के मिट्टी का सुपोषित रखने के लिए गौ माता से बड़ा योगदान किसी का भी नहीं। और इसलिए सारी जैव विविधता में अगर हम देखेंगे तो गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। केवल पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए नहीं, संपूर्ण पर्यावरण के लिए। जितने जंगल हैं ये जंगल गौ माता के लिए थे, और जब तक गौ माता जंगलों में घूमती रही तब तक जंगलों की जैव विविधता बनी रही, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष उसमें रहे। गौ माता जंगलों से वंचित हो गई तो हम देखेंगे कि एक ही प्रकार के कोई पेड़ जंगलों में, कहीं सागौन है तो कहीं शीशम है तो कहीं देवदार है, तो इस प्रकार के कहीं साज है। जंगलों में वृक्षों की भी और जो प्रजातियां वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फिर साथ में ही ये जब से रासायनिक खेती प्रारंभ हुई तो लोगों ने समझा कि गाय का उपयोग तो बैल के लिए था, तो दूध के लिए था, तो दूध तो बाकी जर्सी गाय से और भैंस से मिल जाएगा, और बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया तो गाय की क्या उपयोगिता है। लेकिन गाय केवल दूध के लिए और खेती करने के लिए नहीं थी। गाय तो पर्यावरण के साथ, धरती के साथ, मानव स्वास्थ्य के लिए भी कितना उपयोगी थी। हर घर में दूध, दही, घी, मक्खन। आज जब बातें चल रही कि मनुष्य का स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है, आज जिस प्रकार से पहले हमारे बलिष्ठ लोग होते थे, दिन भर खेतों में काम करते थे फिर भी नहीं थकते थे, तो उसके कारण, उसके पीछे ही गौ माता का जो पंचगव्य है वो उसमें एक बड़ा कारण था। और इसलिए हमने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं सबका वास गौ माता में है। चाहे वो धनवंतरी भगवान हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, सभी का वास उसमें क्या है, क्योंकि उसके हर एक अलग अलग जो पंचगव्य उसमें अलग अलग प्रकार से हमको प्राप्त होता है। और इसलिए जहाँ से गौ माताएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, मेरा मान्यता है और मेरी श्रद्धा है और मैंने प्रयोग किया है कि जहाँ गौ माता आ जाती है वहाँ की पृथ्वी पर अपने आप जैव विविधता बढ़ जाती है। मैं भारत भारती में 96-97 में गया था, वहां वृक्ष नहीं थे, यूकेलिप्टस के कुछ पुराने पेड़ थे, हमने लगाना प्रारंभ किया लेकिन लगते नहीं थे। पानी भी धरती के अंदर का चला गया था, टूट जाता था, पानी मिलता नहीं था, टैंकर से बुलाना पड़ता था। कुछ वर्षों तक हमने इस प्रकार के प्रयोग किए लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने गौशाला फिर से प्रारंभ की। वहां पर गौशाला बहुत पहले वहां थी, बंद हो गई थी, हमने गौशाला प्रारंभ की और धीरे धीरे पहले हम वहां पेड़ लगा लगा के परेशान थे, लगते नहीं थे। और आज स्थिति ये है 30 वर्ष के 25 वर्ष के बाद में कि आज हम उखाड़ उखाड़ के परेशान है। इतने पेड़ पौधे उगते हैं और धरती के का जो जल है जो पहले 200-300 फुट के नीचे चला गया था, आज वो 30-40 फुट पर आ गया है। तो ये गौ माता का अपने सामने किया हुआ प्रयोग है कि जहाँ गौ माताएं आ जाती है वहां पर वर्षा जल का धरती के अंदर संरक्षण होना प्रारंभ हो जाता है, साथ ही जैव विविधता बढ़ जाती है, सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं, सारे प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां आ जाती है। इसलिए गाय केवल एक दूध देने वाला प्राणी नहीं है, वो संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाला एक प्राणी है। इसलिए हमने गाय को माता का स्वरूप दिया है। और इसलिए गौ माता का पालन करना, अगर हमको धरती को बचाना है, हमारी खेती को बचाना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है, और सबसे बड़ी बात अगर मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है तो गौ माता का हमारे परिवार के बीच, हमारे गांव के बीच में, हमारे खेत के बीच में होना ये बहुत आवश्यक है। इसको किसान को
समझाने की आवश्यकता है। समझ में धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि बहुत वर्षों तक हम अब केमिकल के माध्यम से खेती नहीं कर पाएंगे, और इसलिए गौ माता को पुनः हमको अपनी कृषि में, अपने परिवार में हमको पुनः स्थान देना पड़ेगा। इसी तरह से अन्य जीव जंतु, जैसा आपने कहा, इस पृथ्वी पर जितने, हम कहते हैं कि 84 लाख का, और हम कहते हैं कि जीव जंतु है, हमारे यहाँ 84 लाख की योनियां मानी गई है। तो ये 84 लाख में सभी आते हैं। इसमें आपके पेड़ पौधे भी हैं, इसमें जलचर भी है, थलचर भी है, नभचर भी है, कुछ जो नहीं दिखते हैं वो जीव भी है, इस प्रकार के सरीसृप की सही प्रजातियां भी इसमें हैं। तो सभी का इस प्रकृति में होना अनिवार्य है। और ऐसा कहा गया है कि ये 84 लाख का एक पूरा सर्किल बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, और ये चेन में से अगर एक भी कड़ी टूटेगी तो पूरा खतरे में पड़ जाएगा संकट, पूरा जैव विविधता का, या कहीं आगे चल करके मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए अगर अपन ये मान लें कि हमने कोई 84 कड़ियों की कोई चेन बनाई, उससे हमको पानी निकालना है, अगर उसमें एक भी कड़ी कमजोर है, यानी एक भी कड़ी टूट जाए, तो पानी हम नहीं निकाल सकते। तो ये 84 लाख का जो पूरा सर्किल है, इसमें सबका उपयोग है। इसमें सांप का भी उपयोग है, इसमें गिलहरी का भी उपयोग है, इसमें चींटी का भी उपयोग है, इसमें जितने प्रकार के जीव जंतु है, हर एक का उपयोग है। हर एक कोई न कोई किसी न किसी की रक्षा करता है, कोई न कोई काम करता होगा, किसी न किसी रूप में उसका इस पृथ्वी के और पर्यावरण में उसका कोई ना कोई योगदान है। आप किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए, उसका कोई ना कोई उपयोग हमको और मिलेगा। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो हमारे लिए काम करने वाले, पर्यावरण के लिए कुछ होंगे, तो वो उनको जीवो जीवस्य रक्षणम, जैसा कहा, तो जीवो जीवस्य भक्षणम, वो उनके किसी न किसी रूप में काम आते हैं। आज जो संकट पैदा हो रहा है महामारियों को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, फसलों में जो कई प्रकार की बीमारियां आ रही है, कई प्रकार के रोग हो रहे हैं, तो कुछ ये जो मैंने कहा कि 84 लाख में से कुछ श्रृंखलाएं खत्म हुई है, कुछ श्रृंखलाएं कम हुई है। उसके कारण कोई एक श्रृंखला अगर कम होती है, कोई एक कड़ी टूटती है, तो उस पर जो निर्धारित दूसरी श्रृंखला है वो अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। आज शाजापुर जिले में, राजगढ़ जिले में अभी अफ्रीका से कहां से हेलीकॉप्टर बुला करके और हिरण, नीलगाय और ये पकड़ने का एक अभियान चला है। तो आखिर ये क्यों बढ़ गए? आज बढ़ने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला जो जैव विविधता थी, उसको बैलेंस करने वाले हमारे शेर रहे होंगे, हमारे तेंदुआ रहे होंगे, हमारे चीता रहे होंगे, वो खत्म हो गए। तो इसलिए वो एक प्रजाति अपने आप बढ़ गई। तो ये प्रकृति में बैलेंस करने की अपनी स्वयं की परंपरा थी, हमने उसमें कहीं ना कहीं दखल दिया। जंगल से हमने शेर खत्म कर दिए, जंगल से मांसाहारी जीव खत्म हो गए, और इसे शाकाहारी जीव बढ़ेंगे, तो अंततः संकट जो है वो मानव सभ्यता पर ही आने वाला है। और इसलिए चाहे वो गिद्ध हो, चाहे वो चील हो, चाहे वो कौवे हो, किसी भी प्रकार की हमारी प्रजाति हो, ये किसी न किसी को भक्षण करने में या किसी न किसी को समाप्त करने में काम आएगी। आप देखिए कि कोई भी जानवर मरता है तो उसको कोई ना कोई खाने वाला है, अगर वो पड़ा रहा तो कई प्रकार की महामारियां फैलेगी, हैजा फैल जाएगा, कई प्रकार की चीजें होगी। और इसलिए मरने के बाद में उसका तुरंत संस्कार होना आवश्यक है। और इसलिए हमारे यहाँ पर परंपरा है कि जैसे कोई मरा तो उसको खाने वाले ऐसे बहुत जीव हैं जो उसको तुरंत समाप्त कर देते हैं। उसकी हड्डियां तक खाने वाला लकड़बग्गा है जो हड्डियां भी नहीं पसंद देता है। तो प्रकृति ने अपना एक संतुलन बना के रखा है, मनुष्य ने उससे हस्तक्षेप करके और अपनी सुविधा के अनुसार हम शेर बढ़ाएंगे तो हम तेंदुए बढ़ाएंगे, तो हम चीते बढ़ाएंगे। प्रकृति में जो संतुलन है उसको रहने दीजिए, लेकिन हो रहा है उसके कारण ये सारी प्रकार की समस्या पैदा हो रही है। और इसलिए जैव विविधता का संतुलन हर एक का, जैसे मैंने कहा, महत्व है। चींटी का भी महत्व है। चींटी जमीन के अंदर नीचे जाकर के और मिट्टी निकाल करके ऊपर लेकर के आती है, अनेक प्रकार के बीजों को लेकर के सुरक्षित लेकर के नीचे जाती है। गिलहरी का भी इतना बड़ा योगदान है। गिलहरी बहुत सारे बीजों को इकट्ठी करती है और जगह जगह छुपा देती है और भूल जाती है, वही बीज बरसात में उगते। सबका योगदान है किसी न किसी का, हर एक का। तोता अपना घोंसला नहीं बनाता, लेकिन तोते के लिए कटफोड़ा घोंसला बनाता है, उसमें तोता जाकर के और अपने अंडे बच्चे जाकर के देता है। तो हर एक का किसी न किसी का कोई ना कोई इस प्रकृति में योगदान है। वानर का भी उसी प्रकार का योगदान है, नाग का भी उसी रूप में योगदान है। आप देखेंगे कि अगर एक सांप
और कोई मार देता है कहीं पर कि ये तो जहरीला है, तो वहाँ अपने आप चूहे बढ़ जाते हैं, अपने आप वहाँ दूसरे प्रकार की आबादी बढ़ जाती है। मेंढक अगर हमने खत्म कर दिए जहरीले उससे, तो हमारे खेतों में अनेक प्रकार के कीड़े लगना प्रारंभ हो गए। धान के खेत में हमने रसायन डालना शुरू कर दिया, पहले मेंढक सारे उछल उछल के कीड़े खा जाते थे, अब मेंढक नहीं बचे हैं। तो हर एक जीव का अपना योगदान था, और इसलिए इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, ये 84 लाख का चक्र बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए थे, ताकि हम किसी को छेड़े नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाए, सब अपने अपने प्रकार से जीते रहे। उस परंपरा को फिर से हमको नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि कई वर्षों से ये सर्कल इसी तरीके से बनाया गया, लेकिन हम देखें कि भारतीय जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, क्यों ये चीज़ें विद्यार्थियों को नहीं पढ़ी जाती है। जब हम फिक्स से अगर 12th क्लास के हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो उनकी जो किताबें हैं उसमें भी बहुत कम कंटेंट है, बहुत कम ऐसे विषय हैं जो इस तरीके से बताया जाए। आपने जैसे मुझे बताया कि आप अपने पिताजी के साथ कृषक रहे, आपके पिताजी खेती बाड़ी करते थे, तो वहाँ देखते थे किस तरीके से दीपावली हो या त्योहार हो, गायों की पूजा की जाया करती थी, गोवर्धन बनाया जाया करता था, वृक्षों की भी वहाँ पूजा किया करती थी। ये सब चीज़ें जो पर्यावरण के संरक्षण की है, बचाने की, तो ये क्यों किताबों में नहीं है, क्यों हमारी शिक्षा पद्धति में इंक्लूड नहीं है अभी तक? देखिए, बहुत षड्यंत्र पूर्वक भारतीय शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का षड्यंत्र तो हम सब जानते हैं कि मेकाले के समय से प्रारंभ हो गया था जी। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रादेशिक पाठ्यक्रमों में बहुत वर्षों तक वो चीजें बची रही, और इसलिए मैं जब स्वयं पढ़ता था उस समय भी पंच परमेश्वर की कथाएं, गोपाल की गाय और खेती बाड़ी को लेकर के, रामचरितमानस की चौपाइयां, प्रकृति को लेकर के, ये सारी बातें थी। लेकिन धीरे धीरे एक कालखंड ऐसा आया जब साम्यवादियों ने धीरे धीरे और सारी चीजें जो जिससे सनातन संस्कृति, हमारी प्रकृति को लेकर के जितनी पीढ़ी हमारी सीखती थी, अपने पूर्वजों पर गर्व करती थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे पाठ्यक्रम से निकाल दी। और हमारा पाठ्यक्रम केवल एक डिग्री लेने के लिए बन गया कि हम डिग्री प्राप्त करना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आना है, फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, उसका केवल ज्ञान वर्धन करना। और जैसा हमारे यहाँ पर कहा गया था कि विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनोपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम, कि विद्या से विनय आती है, विनय से फिर पात्रता आती है, पात्रता से फिर धन आता है, धन से फिर धर्म पूर्वक जीवन जीना। ये हमारे यहाँ पर परंपरा है। लेकिन अब शॉर्टकट क्या होगा, विद्या ददाति धनम, आप अच्छे नंबर से पास होइए, कैंपस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, यहाँ मिल रहा है, वहां मिल रहा है। तो ये सीधा जो एक संबंध शिक्षा का हुआ, केवल उसको धन से जोड़ देने के कारण ये तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। उसके कारण हमारी पीढ़ी ये हमारी संस्कृति से तो कटी ही कटी, हमारे पर्यावरण से भी अलग हो गई। आज हम सब देखेंगे कि हमारे बच्चे कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाते, कभी हमारे बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, उनको पेड़ पौधों के नाम मालूम नहीं है, उनको जीव जंतुओं के नाम मालूम नहीं है, कौन सा जीव क्या काम आता है। घर में से बस में बैठते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल से सीधे घर आ जाते हैं, और इसलिए प्रकृति से, पर्यावरण से कट गए। तो आपने कहा ना, शिक्षा पद्धति में ये दोष आने के कारण सब हुआ है। लेकिन अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लेकर के आए हैं, इसमें वो सारी चीजें हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय पूरी हमारा प्राचीन जो वांग्मय है, चाहे वो प्रकृति को लेकर के हो, पर्यावरण को लेकर के हो, हमारे विज्ञान ज्ञान को लेकर के है, ये आधुनिकता की सारी बातें उसमें समाविष्ट करते हुए हमारे भारत का जितना प्राचीन वैभव है, प्रकृति के साथ जोड़ने का स्किल्ड भी साथ में हमारे विद्यार्थी सीखे और हमारी पूरी परंपराओं को भी सीखे। और इसके लिए सारी शिक्षा का समावेश उसमें कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का किया है। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बन के तैयार होगा, ऐसा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और इसलिए धीरे धीरे उसके परिणाम आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। इसलिए हमको अलग से व्यावहारिक शिक्षा हमारे परिवार में जो देने की परंपरा थी, तो वो भी परिवार के छोटे होने से वो भी एक परंपरा हमारी समाप्त हुई। स्कूलों में जैसा आपने कहा कि शिक्षा में वो सारी बातें नहीं थी, इससे अलग से हमको सारी चीजें सिखाना पड़ती है, बताना पड़ता है कि हमको पर्यावरण की रक्षा करना है, गाय की रक्षा करना है, इसकी रक्षा करना है। तो ये सारी चीजें पहले परिवार में, शिक्षा में, विद्यालयों में सीखने को मिलती थी, लेकिन आज हमको अलग से सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसके कारण नई पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में ज्ञान का एक बड़ा गैप हुआ है।
जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर समाज के लिए खड़ा रहता है उनके चीज़ों के लिए, तो वहीं हम देखते हैं कि पंच परिवर्तन में पर्यावरण को भी स्थान दिया गया है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आज हुँ, देखिए समय पर जिस बातों का महत्व जी। होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हुँ, संघ की स्थापना 1925 में हुई और एक समय ऐसा था कि संगठन का काम, हुँ, राष्ट्र के प्रति भक्ति का जी। काम, देशभक्ति को लेकर के हुँ, समाज का संगठन करना, ये लंबे समय तक जी, चला। लेकिन फिर देश काल परिस्थितियाँ जिस प्रकार से हुई है, जी। तो समाज में जिस बात को लेकर के लोगों में हुँ, जागरूकता आना चाहिए, उस बात को लेकर के हुँ, संघ ने सदैव और इस प्रकार के आयोजन किए हैं। जी, जी। चाहे वो गोरक्षा का आंदोलन हो, हुँ, चाहे वो स्वदेशी को लेकर के आंदोलन हो। तो आज हम हुँ, सब देख रहे हैं कि सारा विश्व पर्यावरण को हुँ, लेकर के चिंतित है और इसलिए पर्यावरण विषय लेकर के एक पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हुँ, अपने कार्यक्रमों में अपने उसमें सम्मिलित किया और पर्यावरण को हुँ, लेकर के नीचे तक एक रचना खड़ी की जी, जी। और अभी जो संघ हुँ, का हुँ, शताब्दी वर्ष आया है, इसमें जी। पंच परिवर्तन में पर्यावरण विषय को एक हुँ, प्रमुख विषय के रूप जी, में जी। जोड़ा है। समाज के हर व्यक्ति हुँ, पर्यावरण से जुड़े, पेड़ पौधों से हुँ, जुड़े, जल की सुरक्षा से जुड़े और साथ ही अपना व्यवहार जो है वो प्रकृति के अनुसार हुँ, करे। इसके लिए अनेक प्रकार के आयोजन संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक पिछले 2-3 हुँ, वर्षों से ये अभियान चला करके कर रहे हैं हुँ, और अभी विशेष रूप से इस जी, पंच परिवर्तन में हमने जो प्रारंभ किया है जी। उसमें एक तो मुख्य रूप से हुँ, जो क्योंकि पर्यावरण तो अपने आप में बहुत बड़ा हुँ, विषय है और इसलिए एक कुल मिलाकर के पौधारोपण करना हुँ, और उसको वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करना, हुँ, वर्षा जल का संरक्षण करना ये एक बड़ा हुँ, काम है और साथ ही धरती को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए हुँ, प्रयास करना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसका उपयोग कम से कम हो, ना के जी। बराबर हो। इसलिए 3 बातें अगर भी समाज को अगर समझ में आ गई, तो हम हुँ, बहुत सारी चीज़ों को संकट से बच हुँ, पाएँगे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा संकट पृथ्वी पर आने वाला है हुँ, वो तापमान तो बढ़ रहा है हुँ, लेकिन जल का संकट सबसे बड़ा जी, आने जी। वाला है क्योंकि धीरे-धीरे धरती के अंदर हुँ, का जो जल है, वो समाप्त होता जा जी। रहा है। दुनिया के अनेक देशों में इस प्रकार का संकट आ चुका हुँ, है। भारत में भी हुँ, हम सुनते हैं कि जी, जी। चेन्नई के का नीचे का जल समाप्त हो गया है। जी, जी। हिमालय की गोद में बसा शिमला के नीचे का हुँ, जल समाप्त हो गया है। अनेक शहरों की आबादी बढ़ने के कारण हुँ, अब कोई भी नगर हुँ, या कोई भी बड़े कस्बाई क्षेत्र जो है वो जल को लेकर के आत्मनिर्भर नहीं है। जी। सब परावलंबी हो गए हैं, कहीं डैम से हुँ, पानी आ रहा है, तो कहीं नदी से पानी आ रहा है, तो हुँ, पाइपलाइन से पानी आ रहा है। जबकि आज से 30-40 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। हम पानी को लेकर के हुँ, आत्मनिर्भर थे, अन्न को लेकर के आत्मनिर्भर थे, अन्न को लेकर के तो आज भी हुँ, आत्मनिर्भर है। लेकिन पानी को लेकर के हुँ, परावलंबी हो रहे हैं और इसलिए वर्षा जल के हुँ, संरक्षण को लेकर के विशेष रूप से हुँ, हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही धरती का जो तापमान हुँ, बढ़ रहा है, इस तापमान को कम करने के 2 ही जी, जी। माध्यम हैं। एक है धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा हरियाली हो और इसलिए पेड़-पौधे हों, इसलिए पौधारोपण करना जी। और उनको वृक्ष हुँ, बनाना और दूसरा धरती के अंदर हुँ, जल रहे। तो धरती के ऊपर हरियाली रहे और धरती के नीचे जितना जल रहेगा, उतनी ये पृथ्वी ठंडी रहेगी। आज हम सब देख रहे हैं कि लगातार हम हुँ, धरती का जो जल है, वो उसको शोषित करते जा रहे हैं, लगातार खींचते जा रहे हैं हुँ, अत्याधुनिक साधनों के साथ में। बहुत सारे हमारे देश के जो विकास खंड हुँ, हैं, जिले हैं, ये पानी को लेकर के रेड ज़ोन में आ रहे हैं। हम 100% से ज़्यादा हुँ, धरती का जल निकाल करके उसका उपयोग कर रहे हैं। जी। तो इस बारे में हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा व्यापक हुँ, जागरण चलाया समाज के अंदर कि हम पृथ्वी के तापमान को अगर कम करना है, तो ये 2 बातें हमको करना पड़ेगी। धरती के ऊपर हरियाली के लिए हमको पेड़-पौधे लगाना पड़ेंगे। हुँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रारंभ किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कैच द रेन और हुँ, इस अभियान को जन-जन का अभियान बने। इसके लिए समाज के बहुत सारे संगठन जी, काम जी। कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुँ, जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा जी। संवर्धन अभियान को लेकर के मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने साथ मिलकर के बड़ा और अभियान इस हुँ, अभियान को बनाया है। तो सरकार, समाज, हुँ, संगठन सब मिलकर के काम हुँ, करेंगे तो हम इस पर्यावरणीय चिंता को दूर हुँ, कर पाएँगे और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक हुँ, संघ ने अपने पंच परिवर्तन में पर्यावरण विषय को जोड़ा है ताकि समाज इस विषय हुँ, का चिंता करे और इसके लिए कोई ना कोई उपाय व्यक्तिगत रूप हुँ। से करे।
बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाती है, बड़े बड़े मंच पे चर्चाएं होती है, बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं। संघ में पंच परिवर्तन में भी पर्यावरण का एक विषय है जिस पे आप और हम मिलकर अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम जमीनी स्तर पे देखें तो क्या उसका असर देखने को मिल रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बड़ा बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पिछले एक दो वर्ष का जो सर्वे हुआ है उसमें देश की स्थिति तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश में जो अब सर्वे हुआ है उसमें हम 1% हम बढ़े हैं हरियाली को लेकर के। ये भी जो आजकल उपग्रह के सर्वे होते हैं उसके अनुसार, तो एक नागरिकों में इस प्रकार का जागरूकता आ रही है। अनेक प्रकार के संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं, सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान किया था पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, एक पेड़ माँ के नाम, तो 140 करोड़ पौधे लोगों ने लगाए हैं अपने स्वयं के प्रयासों से। तो ये उसका एक बड़ा असर समाज में आ रहा है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। अपने जन्मदिन पर पहले कैसे लोग मनाते थे और पिछले 1-2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं लोग अपने जन्मदिन पर पौधा लगाते हैं, सोशल मीडिया पर सेल्फी डालते हैं, गौशाला में जाते हैं, गौ माताओं को चारा खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं। तो एक बदलाव समाज में नई पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति चेतना के रूप में आ रहा है। और ये जो सारे अभियान चल रहे हैं इससे निश्चित रूप से एक बदलाव धीरे धीरे आएगा और हमारी नई पीढ़ी इस दिशा में जागरूक होगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें आ रही है, अगर हम लगातार इन बातों को करते रहेंगे, समाज में जागरूकता लाते रहेंगे, तो नई पीढ़ी उस दिशा में जागरूक होकर के वो काम करेगी। जैसे कई सारे लोग देखे हमने आजकल सब व्यस्त हैं, किसी ऑफिस में रेगुलर समय नहीं है कि पौधा भी कोई लगा दे, तो वो अपने पर्यावरण में कैसे योगदान दे पर्यावरण संरक्षण? हर व्यक्ति पर्यावरण के रूप में अपना योगदान दे सकता है। वो उसका जीवन प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा अगर वो व्यवहार में लाए तो निश्चित रूप से आज हम देखते हैं कि हमारी जो आज की जीवन शैली हो गई है, जैसा आपने कहा कि प्रातः काल उठने से लेकर के रात को सोने तक कई बार लोग सूरज भी नहीं देख पाते हैं, चंद्रमा और तारे देखना तो क्योंकि फ्लैट सिस्टम हो गया है, मल्टी सिस्टम हो गया है, और इसलिए आसमान में तारे भी होते हैं, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है कितने तारे होते हैं, चंदा मामा कैसा होता है, कई बार ये मालूम नहीं है। और इसलिए प्रकृति से हमारा नाता धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसलिए आजकल प्रकृति से जुड़ने के लिए अभी हमने एक माटी गणेश अभियान लिया था इस वर्ष। तो इस विद्यालयों में हम गए बच्चों के पास में, तो बच्चे मिट्टी अपने हाथ में लेकर कितने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए जब उन्होंने मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में हाथ ही लगाया उन्होंने कई बच्चों ने अभी तक, जो बड़े बड़े विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत देर तक वो मिट्टी से खेलते रहे। गणेश जी उन्होंने बनाए, कितने ने बनाए कितने नहीं बनाए, लेकिन मिट्टी का स्पर्श ही उनको इतना अच्छा लगा। तो प्रकृति के साथ धीरे धीरे दूर होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई है। और इसलिए हर व्यक्ति प्रकृति में अपना किसी न किसी प्रकार से योगदान दे। अपने घर में वो रह करके प्रकृति के प्रति योगदान दे सकता है। वो अगर घर अपना बनाता है तो अपने घर में सब प्रकार के स्थान हम सब बनाते हैं। हम भगवान की पूजा का स्थान बनाते हैं, हम भोजन का स्थान बनाते हैं, हम अलग अलग स्थान कमरा बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, मेहमानों के लिए बनाते हैं, सबके लिए कोई ना कोई स्थान बनाते हैं। अरे लोग कोई ना कोई पशु के लिए भी स्थान बनाते हैं घर में। तो एक जल के लिए स्थान नहीं बना सकते कि हम कि वर्षा का जल हमारा जो छत के ऊपर आएगा वो किसी न किसी रूप में बह करके नहीं जाए और हमारे आसपास ही कहीं पर वो ठहर जाए। तो आजकल तो बहुत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आ गए हैं कि हम जब मकान बनाए तब हमारे आंगन में बाहर कहीं खुली जगह है उसमें गड्ढा खोद करके उसकी एक पद्धति है, उसके आधार पर और हमारी छत का पानी अगर उसमें छोड़ देंगे तो हम प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। वर्षा जल का आज जो शहरों में पानी की समस्या खड़ी हुई है ना, उसका बड़ा कारण ये है कि हम जल का संरक्षण करना भूल गए। पहले जल अपने आप धरती के अंदर जाता था, मकान पक्के, सड़कें पक्की, नालियां पक्की, मैदान पक्के, सब पक्के हो गए, तो वर्षा का जल जमीन के अंदर जा नहीं रहा है, तो फिर धरती के अंदर पानी कहाँ से आएगा। और इसलिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी ऐसा हमारा घर बने तो एक स्थान हम ऐसा बनाए जहां हमारे वर्षा का जल धरती के अंदर जाए। दूसरा, जल का उपयोग हम अपने जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही हम करें। पानी का पुनर्उपयोग, रीयूज हम कितनी बार कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है।
हम कितने बार पानी का दूसरी बार तीसरी बार उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। बर्तन धोने का पानी क्या गमलों में उपयोग कर सकते हैं? हम बाकी घर का जो पानी है जो बह करके जा रहा है उसको धरती के अंदर उतार सकते हैं। तो पानी का कितना हम उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में व्यक्ति अपने नल खोल करके, कई बार सामान्य व्यक्ति भी नल खोल देता है, मंजन करता रहता है, 5-7 लीटर पानी बह जाता है। जो पानी हम 20 रुपए 25 रुपए लीटर में खरीद रहे हैं, उस पानी को हमने और वॉश बेसिन के सामने 5 लीटर 10 लीटर बहा दिया, जहां हमारा काम केवल आधा लीटर में हो जाना चाहिए था। तो ये अनुशासन हम प्रत्येक नागरिक करके प्रकृति की सेवा कर सकता है। जब आवश्यक हो तभी हम बिजली जलाएं, जब आवश्यक हो तभी हम एयर कंडीशनर का उपयोग करें, जब आवश्यक हो तभी हम इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का उपयोग करें और उसको बंद कर दें अगर आवश्यक नहीं है। तो ये भी प्रकृति की एक प्रकार की सेवा है। आज जिस प्रकार से हम आर्टिफिशियल चीजों पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा संकट है। ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है, वो हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो आमोद प्रमोद की चीजें हैं, विलासिता की चीजें, उसके कारण ये समस्याएं खड़ी हो रही है। और इसलिए इसका उपयोग कितना हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमारे घर उस प्रकार के वातानुकूलित बने, खिड़कियों वाले बने, हवादार बने, इसके बारे में थोड़ा हमारा वास्तु को लेकर के, आजकल जो घर बनाते हैं उसको कोई खिड़की दरवाजे नहीं है, एसी लगाना है, तो कैसे हम घर बना सकते हैं, हमारा वास्तु कैसा है। तो हर व्यक्ति प्रकृति से जुड़ सकता है और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में, जब भी अपना जन्मदिन आए तब तो समय मिलेगा, ठीक है, उसकी बहुत व्यस्त दिनचर्या है। माताजी पिताजी हैं तो उनके नाम पर नहीं है, तो उनकी पुण्यतिथि पर कोई ना कोई पौधारोपण करें, अपने खेत बाड़ी में करें या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर के, जहाँ उसकी सुरक्षा कर सकता है, कोई आश्रमों में जाकर के, कोई इस प्रकार के विद्यालयों में जाकर के कर सकता है। तो प्रकृति की सेवा हम किसी न किसी रूप में कर सकते हैं, हर व्यक्ति अगर चाहे तो हमको ये काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रकृति की सेवा से, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ सकता है। गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा कर सकता है, कोई ना कोई गोग्रास जाके दे सकता है, चारा दे सकता है, दान कर सकता है ना। तो हमारा जो भोजन बचा हुआ है वो बिना प्लास्टिक में डाले हम गौ माता को दे सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं, नदियों में नहीं फेंके। तो ये भी प्रकृति की सेवा है। तो हर व्यक्ति प्रकृति की सेवा अपने घर बैठे भी कर सकता है। जिस तरीके से आपने बताया किस किस तरीके से हम घर में रहते जल संरक्षण कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में एमपी गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा किया है। जितनी भी मध्य प्रदेश की बावड़ियां थी, पुरानी जितनी भी थी, उसको रिस्टोर किया। अब बहुत अच्छे जल स्रोत के साधन बन गए। जो हमारी पुरानी बावड़ियां थी, बंद पड़े थे जितने भी, सबको वापस खोला गया, उनका वापस अब रीयूज हो रहा है, उनको रिस्टोर करके वापस बनाया गया। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जल गंगा संवर्धन अभियान 2 का श्री गणेश जब उज्जैन के महाकाल की नगरी से मां क्षिप्रा के तट से प्रारंभ किया था 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा से, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम इस अभियान में आम जन को जोड़ेंगे सरकार के साथ में। और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को ये काम दिया कि ये जल गंगा संवर्धन अभियान से हम आम जन को जोड़े और साथ में ही नई जल संरचनाएं, नए तालाब, ये तो सारा सरकार के विभाग बनाएंगे सही, लेकिन समाज भी कुछ काम करे। और इसलिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन करते हुए समाज में एक ऐसा काम किया कि जो हमारी सैकड़ों वर्ष पुरानी जो जल संरचनाएं थी, समाज ने इसको विस्मृत कर दिया था। हमारे पूर्वज जिसका सैकड़ों वर्षों से पानी पीते थे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को तृप्त किया, ऐसी जल संरचनाएं समाज ने उपेक्षित कर दी। जैसी जिनको हम बावड़ियों के नाम से जानते हैं, पुराने कुंडियों कुएं के नाम से जानते हैं, उसको कचरा घर बना दिया। पिछले 50 वर्ष में हमारे पास में हैंडपंप आ गए, ट्यूबवेल आ गए, सबमर्सिबल आ गए, घर में नल आ गए। तो समाज को लगा कि इसका, जैसे मैंने कहा ना, गाय का उपयोग खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि इस कुएं बावड़ियों का उपयोग खत्म हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज को भूल गए, खत्म कर दिया। तो उन्होंने सबको कचरा घर बना दिया। तो हमने समाज का उस तरफ ध्यान आकर्षित किया और जहां जहां इस प्रकार की बावड़ियां थी, उन बावड़ियों को उसी समाज के सहयोग से, जिन्होंने उसको कचरा घर बनाया था, उसी को साथ मिलकर के उनको हमने फिर से स्वच्छ किया, साफ किया। कुछ बावड़ियां तो पूरी ऊपर तक कचरा घर बन गई थी, मिट्टी डाल दी थी, और उन बावड़ियों को हमने फिर से श्रमदान करके महीने महीने भर तक श्रमदान हुआ और उसके माध्यम से स्वच्छ किया। इतनी सुंदर नक्काशीदार हमारे पूर्वजों ने, कितनी वास्तुकला थी, उसको देख करके देवी देवताओं के उसमें मूर्तियां बनी हुई है, सीढ़ीदार, उसमें बच्चा भी जाकर के पानी पी सकता है, गाय का बछड़ा भी जा सकता है, मनुष्य का बच्चा भी उसमें जाकर के पानी पी सकता है। ऐसी व्यवस्था है उसमें। कैसे चेंज रूम बने हुए हैं, किस प्रकार से सीढ़ियां हैं चारों तरफ से, और कैसे उसका जलागम मार्ग बने हुए थे। तो इसको समाज का जब ध्यान गया तो समाज को वो अच्छा लगा
और ऐसे हमने 2200 बावड़ियों पर काम किया, पूरे मध्य प्रदेश की 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया। और आज उन बावड़ियों पर एक और हमने विशेष काम किया, बावड़ियों को साफ स्वच्छ करके गंगा दशहरा आया संयोग से, उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी था, उस दिन हमने उन बावड़ियों का पूजन दिवस का कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन के एक बावड़ी के और कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, तो उन बावड़ियों में दीपक जलाए, वहां पर भजन के संगीत के कार्यक्रम किए, उन बावड़ियों के इतिहास को वहां के लोगों के माध्यम से आधुनिक पीढ़ी को बताया गया कि इसका क्या इतिहास है, किसकी बावड़ी थी, कब की पुरानी बावड़ी है। और हमने एक स्मारिका, अभी 100 बावड़ियों की एक स्मारिका भी प्रकाशित की है, उसका इतिहास को लेकर के, पुरातत्व को लेकर के, वास्तुकला को लेकर के। एक जन विज्ञान परिषद ने एक पुस्तिका भी बावड़ियों को लेकर के, और बूंद सहेजे बावड़ी इस नाम से हमने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। तो ऐसी सारी बावड़ियों का इतिहास हम लिखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे वास्तुविदों को, हमारे जितने भी आने वाले लोग हैं उनको मालूम पड़े कि हमारे पूर्वजों की कितनी बड़ी धरोहर है और आज भी सुरक्षित है। और इसलिए समाज ऐसी जल संरचनाओं से फिर से परिचित हो, इसके लिए ये बड़ा अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान के जैसे आपने कहा कि इसमें बावड़ी बचाओ और कुएं बचाओ, पुराने जल संरचना बचाओ को लेकर एक अभियान मध्य प्रदेश में किया था, जो नागरिकों ने और संज्ञान में लेकर के अब वो सारी बावड़ियां सुरक्षित है और लोग उनसे पानी पी रहे हैं। क्या हम एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं कि किसी गांव में हर एक घर में जैसे छोटी छोटी बावड़ियां बने हैं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा पर्यावरण संरक्षण में और जल संरक्षण में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए, पहले हमारे यहाँ पर गांव में कई स्थानों पर अनेक कुएं होते थे, अनेक कुंडियां होती थी गांव में। जो कस्बाई क्षेत्र होते थे वहां आपने देखा होगा पुराने जितने भी घर होते थे, हर एक में कोई न कोई कुआं, कुंडियां, बावड़ियां घरों में लोग बना के रखते। आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। नल की सुविधा हो गई है, सारी चीजें हो गई, तो ये केवल पीने के पानी के लिए नहीं थी। असल में क्या है कि हम केवल उसका उतना ध्यान रहे कि ये इसके उपयोग था। अब घर में नल आ गए तो बावड़ी का क्या काम, तो उन्होंने घर की कुंडी पूर दी, कुआं पूर दिया, उसके ऊपर घर बना लिया। लेकिन वो उसके लिए, वो वर्षा का जल जो हमारा था वो उसके संरक्षण के लिए भी थी। कोई भी कुआं बावड़ी केवल पीने के पानी के लिए नहीं, वर्षा जल को जमीन के अंदर ले जाने का भी बड़ा काम, जलागम का काम जो है वो उन कुएं बावड़ियों के माध्यम से होता था। और इसलिए आज वो चीजें नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने घर में, अपने गांव में इस प्रकार की कोई जल संरचनाएं बनाए ताकि घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, पहाड़ का पानी पहाड़ में और नदी का पानी नदी में रुक जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर हम करेंगे तो फिर जल संकट आएगा नहीं। बैतूल जिले में हमने अनेक गांवों में इस प्रकार का प्रयोग किया है। एक बाचा गांव है, छोटा सा गांव है, 74-75 घर का, वहां जल संकट था। वहां पर फरवरी मार्च में ही हैंडपंप सूख जाते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर के, ट्राइबल गांव है, जनजाति गांव है, इतना बड़ा संदेश उस गांव ने पूरी दुनिया को दिया है। उन्होंने अपने हर घर में सोकपिट बनाए। उस समय तो कच्चे मकान थे उनके, पक्के भी नहीं थे। अब तो प्रधानमंत्री आवास बनते जा रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने पनाल बना करके और जो खपरेल वाले घर थे उससे और एक खंती खोद करके अपने घर के पीछे सोकपिट बना करके पानी को जमीन के अंदर उतारा, पहाड़ में खंतियां बनाई, खेतों में मेड़ बंधन का काम किया, नदियों में बोरी बंधन बनाए और उससे कारण उस गांव की पानी की समस्या 2-3 वर्ष में हल हो गई। अब उस गांव में 30 फुट पर पानी भरा है, सारे हैंडपंप चालू है। उस गांव में एक फसल मुश्किल से नहीं होती थी, अब लोग तीसरी फसल भी ले रहे हैं। तो एक छोटा सा गांव अपने जल का प्रबंधन अपने स्वयं के प्रयासों से कर सकता है। सरकार सहयोगी बनी, जहाँ बोरी बंधन गांव के लोग करते थे वहां स्टाफ डैम बन गए सभी स्थानों पर। तो ऐसा गांव में और इस प्रकार का काम एक गांव अपना जल प्रबंधन कर सकता है, वहां के लोग कर सकते हैं। तो पानी की समस्या, जल की समस्या, पर्यावरण की समस्या गांव का समुदाय मिलकर के कर सकता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास में है। बैतूल की एक पहाड़ी है, सोना घाटी की पहाड़ी है। बैतूल के जहां पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जहां पर कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनबने जंगल, 1939 में उन्होंने कविता लिखी थी, लेकिन वो पहाड़ी वृक्षविहीन हो गई थी। लेकिन बैतूल के नागरिकों के साथ मिलकर के हमने वहां पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और उस पहाड़ी पर कंट्रोल टेंच बनाए, वर्षा जल का उस पर रुके, उसके लिए खंतियां वहां पर खोदी हजारों की संख्या में, और उसके बाद पौधारोपण किया। और एक 7-8 वर्ष के बाद में वहां फिर हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हरे हो गए। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जन समुदाय मिलकर के, जन भागीदारी से हम फिर से धरती की हरियाली लौटा सकते हैं और धरती को अपना पानी लौटा सकते हैं, वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण देश में है। हमारे पास शिव गंगा अभियान का उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण है, बुंदेलखंड का उदाहरण है। तो ऐसे देश में अनेक उदाहरण है जहाँ पर
समाज ने मिलकर के, लोगों ने मिलकर के और इस प्रकार के पर्यावरण और जल को बचाने के लिए काम किया है। अब तो सरकार ने योजनाएं भी, सब्सिडी भी देने लगे कि आप कुएं या बावड़ी अपने यहाँ हाँ, करो। तालाबों पर बड़ी योजना है। हाँ। अभी तो अमृत सरोवर पर योजना है, आप खेत तालाब बना सकते हैं उस पर योजना है। आप हमारे खेत में एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के योजना है, एक बाड़ी को लेकर के हमारे मध्य प्रदेश में योजना बनी है, उसकी योजना है। तो अनेक योजना सरकार की पर्यावरण के क्षेत्र में मिलकर के सरकार और समाज मिलकर के काम कर सकते हैं, बड़ा सी योजना बन रही है। हम लोग अप्रैल मार्च के समथिंग हम सीहोर के कहीं गाँव में हम लोग गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि जैसे कई लोग होते हैं जो खेत पे रहते हैं, अपनी ज़मीन है वहाँ पर, तो कुछ लोग गाँव में रहते हैं, तो गाँव में नल का पानी आया करता था। तो वहाँ क्या हुआ कि उस महीने में आते आते अप्रैल में उस साइड पानी आना बंद हो गया, लेकिन जो लोग खेत पे रहा करते थे उनके यहाँ नल की सुविधा नहीं थी, उनके यहाँ थे कुएँ, छोटे छोटे कुएँ और इस तरह के जल स्रोत थे वहाँ पर, तो वहाँ पर्याप्त पानी था, तो उन लोगों के पास स्टोरेज था। अब उस टाइम तक क्या होता है कि बोरवेल और टंकियाँ सब सूख जाया करती है, तो इसलिए शॉर्टेज वहाँ पड़ जाया करता था। अब एक मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ क्या हमें स्पिरिचुअल बैलेंस की भी बात करना चाहिए, अध्यात्म संतुलित की भी बात करना चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा ना कि आध्यात्मिकता के साथ जोड़ करके ही और सारी बातें हमारे पूर्वजों ने देखी है, और इसलिए आज अगर हम पारिस्थितिक संतुलन की अगर बात करते हैं तो एक पेड़ ही अपने आप में एक पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र होता है जी। और इसलिए हमने उस पेड़ में ही भगवान का रूप देखा, उस पेड़ में ही हमने कृष्ण देखा, उस पेड़ में हमने गजानन महाराज देखे, उस पेड़ में ही हमने शिव जी देखे, और इसलिए उसको हमने अध्यात्म से जोड़ा, हमने उसको धर्म के साथ जोड़ा। तो जैसे एक नदी है, एक तालाब है, तो उसमें भी हमने धर्म, उसके किनारे भी हमने भगवान के चबूतरे बनाए, भगवान के मंदिर बनाए, नदियों किनारे भी हमने मंदिर बनाए। तो हमने हर चीज को अध्यात्म के साथ जोड़ा, प्रकृति को, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होगा, आप भारत में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को देखेंगे तो आपको कोई ना कोई भगवान वहां पर मिलेंगे, चाहे वो तालाब होगा, चाहे वो सरोवर होगा, चाहे नदी होगी, चाहे कुआं होगा। हमारे यहाँ तो कुआं भी खोदते तो पहले गणेश जी बिठाते हैं। तो अध्यात्म हमारे उसके साथ में, पारिस्थितिक तंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम बचा पाए अभी तक उसको। इसलिए हम उसको, हमारे गांव के मंदिर में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब बोलता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो एक छोटे से गांव में व्यक्ति जब ये नारे लगाता है तो वो केवल अपने गांव के लिए लगाता, वो विश्व बंधुत्व की भावना उसके अंदर है, संपूर्ण प्राणियों में वो सद्भावना देखना चाहता है। और इसलिए हम कह सके अभी तक कि हमारा जो विचार है वो भले ही लोकल का होगा, लेकिन उसका जो चिंतन है वो पूरा ग्लोबल है, सारा विश्व उसमें समाहित है। और इसलिए जो भारत का विचार है, वो अध्यात्म का जो विचार है, वो इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए ही है। और इसलिए जैसा आपने कहा कि हम पारिस्थितिक तंत्र और हमारा जो आध्यात्मिक तंत्र है, ये वस्तुतः एक ही है, उसकी रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ पर इस प्रकार का और हमारे पूर्वजों ने रचना की थी। आजकल जो हमारे युवा कृषक हैं, पारंपरिक जो खेतीबाड़ी जिनके माता पिता करते हैं, लेकिन आजकल बच्चे जब शहर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो छोड़ के, मुझे लगता है कृषि में अब कुछ नहीं बचा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको वहाँ रुकना चाहिए या शहर चले आना चाहिए छोड़ के? देखिए, एक समय आता है किसी भी देश समाज में, जो कुछ वर्षों तक एक धारा चलती है जी। और उस धारा में लोग जाते भी हैं निश्चित रूप से, और उस समय प्रगति लोगों को दिखती है जी। लेकिन अंततः व्यक्ति को भोजन तो खेत से ही मिलेगा जी। अन्न जो प्राप्त होगा वो तो खेती से ही प्राप्त होगा और कहीं से आएगा नहीं। बाकी दुनिया में चीजें आप कहीं से भी ला सकते हो, लेकिन जो अन्न पैदा होगा वो हमको खेती से ही प्राप्त होगा। और मूलभूत आवश्यकता की जितनी चीजें हैं, हमारी रोटी कपड़े की चीजें, वो सब हमको खेत से ही प्राप्त होगा। और खेती अगर करना अगर कोई नहीं चाहेगा, अन्न सबको शुद्ध चाहिए लेकिन खेती करना नहीं है, दूध सबको शुद्ध चाहिए लेकिन गाय हम पालना नहीं चाहते हैं, हमको पानी शुद्ध चाहिए लेकिन कोई जल संरक्षण, अच्छा पानी, कुएं तालाब की कोई रक्षा करना नहीं चाहता है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? और इसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 40-50 वर्षों में जिस प्रकार से एक जो नैरेटिव फैलाया गया है कि गांव में कुछ नहीं रखा है और खेती में कुछ नहीं रखा है, और इसलिए सब नौकरी के लिए आओ, शहरों में आओ,
भारत का जो विकास है वो उद्योग धंधों के आधार पर होगा, बड़े बड़े कारखानों के आधार पर होगा, नौकरियों के आधार पर होगा। और इसलिए गांव से एक प्रकार से हमारे गांव को उपेक्षित रखा गया। पिछले 50-60 वर्ष में गांव की व्यवस्थाओं को लेकर के सरकारों ने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप देखेंगे कि अटल जी के पहले और गांव का विकास करने का एक कोई लक्ष्य ही नहीं था, कोई योजना ही नहीं थी। गांव के विकास के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं होता था। तो हमारे शहरों का विकास होता रहा और इसलिए शहरों में गांव से पलायन, शहर हमारे भारी होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, राक्षस जैसे हो गए। कई बार मैं कहता हूं कि शहर जो है वो अपनी मन मर्जी से जीता है और हर साल 4-5 गांव खाकर 2-3 नदियां पीता है। इस प्रकार का शहर का व्यवहार हो रहा है। हर बड़ा शहर, ये भोपाल शहर हर साल 5-6 गांव खा जाता है ना। और नर्मदा जी का पानी पी जाता है कितना। तो नर्मदा जी तो अपने किनारों के लिए बह रही थी, लेकिन भोपाल भी पी रहा उसका पानी। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों के आकार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि गांव से पलायन प्रारंभ हुआ, गांव में विकास नहीं होने के कारण। तो इसलिए अटल जी ने जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क लेकर के आए, बाद में जब मोदी जी की सरकार ने ग्राम विकास को लेकर के स्मार्ट गांव का जब उनने कल्पना रखी कि गांव में बिजली की सुविधा हो, गांव में पानी की सुविधा हो, गांव में इंटरनेट की सुविधा हो, गांव में सब प्रकार की सुविधाएं हो, तो गांव का पलायन शहर की तरफ नहीं आए। और इसलिए जो भी चीजें हमको मिलने वाली है वो ग्रामीण से मिलेगी, खेती से मिलने वाली है। तो जैसे मैंने कहा कि 40-50 वर्ष तक इसके प्रति एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया कि गांव में रहने वाला और व्यक्ति अच्छा नहीं होता, शहर में रहने वाला व्यक्ति विकसित माना जाता है। और इसलिए किसान ने भी कई बार अपने बच्चों को ये कहा कि बेटा इसमें क्या रखा है यार, अब तू तो ये खेती तो हम कर लेंगे, ये गाय चराने में और भैंस चराने में अब क्या रखा, तू तो शहर जा, पढ़ाई कर, नौकरी कर, इसमें कुछ नहीं है। उसने भी अपनी संतानों के प्रति अश्रद्धा पैदा की और इसलिए 2-3 पीढ़ियां ऐसी हो गई है जो शहर में आ गई है, जो खेती करना नहीं चाहती है। हर साल लाखों युवा जो है जिनके पास खेती है वो खेती करना बंद कर रहे हैं। उसके कारण अनेक प्रकार की समस्या पैदा हो रही है। इसलिए हमको फिर से उसकी ओर लौटना पड़ेगा, कृषि की ओर आना पड़ेगा। भारत में जितनी भी चीजें हमको मिलती है वो सब खेती के माध्यम से मिलती है। हमारे प्राचीन जितने भी उद्योग थे, गृह उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, ये भारत उद्योगों का ही देश था, कृषि प्रधान देश नहीं था। कृषि तो हमारी जीवन जीने की एक संस्कृति थी, यहाँ से कच्चा माल हमको सब प्रकार का प्राप्त होता था। तो गांव गांव में उद्योग थे, वो कृषि के माध्यम से ही सारे उद्योग हमारे गांव गांव में थे। और इसलिए उद्योग आधारित हमारा फिर से जीवन हो, उसके लिए कृषि में फिर से हमारा पूर्वजों की राह पर हमको लौटना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक कृषि की ओर, गौ आधारित कृषि की ओर। आधुनिक मशीनों का उपयोग करेंगे। आधुनिक गो आधारित कृषि का अर्थ यानी कि हम फिर से बैल वाली खेती पे आ जाएंगे, हल वाली खेती पे आएंगे, क्योंकि आज खेती इतनी बढ़ गई है कि अब वो संभव नहीं है, मशीनों के आधार पर हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी जो पुरातन पद्धति जितनी भी थी, दीनदयाल जी कहते थे कि हमारा पुराना जितना भी अच्छा है हम उसको युगानुकूल बनाएं। भाई पहले जितनी चीजें अच्छी थी उसको हम आज के युग के अनुसार बना लें, और बाहर से जितनी चीजें आई है उसको हम देशानुकूल बनाएं, उसको वैसा ही स्वीकार नहीं करें, अपने देश के अनुकूल बनाएं। तो ये युगानुकूल और देशानुकूल बनाने के लिए आज लोगों की आवश्यकता है कि कैसे हम और इन चीजों को अपना करके और आधुनिकता के साथ मिलकर के हमारी पारंपरिक चीजों को जोड़ सकते हैं। लेकिन कोरोना काल ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया। कई बार प्रकृति स्वयं ही और सिखाती है, और इसलिए लोगों को गांव की ओर फिर से ध्यान गया कि यार एक मकान तो गांव में भी होना चाहिए, गांव का खेत नहीं बेचना चाहिए, गांव पे गौ माता होना ही चाहिए, गांव पे फलदार वृक्ष होना ही चाहिए। तो लोगों का ध्यान गया है, इसलिए शहर में रहने वाले लोग फिर से गांव जाना प्रारंभ किए। तो लौटेंगे, फिर से आएंगे कोई ना कोई। लेकिन उस समय इस बात को कहने वाले लोग गांव में मिलेंगे कि गांव अच्छा है, गांव में आज भी सुखी जीवन है, गांव में आज भी लोग सौहार्दपूर्ण रहते हैं, पारस्परिक मिलजुल करके आज भी गांव भले गांव हमारे मोदी जी कहते हैं कि गांव बदलेंगे, गांव का जो शरीर है वो शहर का बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पक्के मकान बनेंगे, सारी सुविधा, लेकिन गांव की आत्मा जो है वो नहीं बनना चाहिए, वो शहर की नहीं बनना चाहिए। तो फिर गांव में और शहर में कोई अंतर नहीं बचेगा। और इसलिए गांव की आत्मा जो है वो गांव की बनी रहे, उसके लिए गांव की हमारी जो परंपराएं, रीति रिवाज है, पर्व त्योहार है, ये सारी बातें। अभी मैं उस दिन भोपाल में था, देवउठनी 11 के दिन, यहाँ पर आधे घरों में भी कोई गोवर्धन की पूजा नहीं, कोई गन्ने की पूजा, क्योंकि सब हम गांव से कट गए। लेकिन गांव के घर घर में अभी भी इस प्रकार की पूजा होती है। तो गांव आज भी हमारी परंपरा को लेकर के, प्रकृति को लेकर के आज भी उसका संरक्षण करके अपनी नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं। और इसलिए आधुनिक पीढ़ी को
ये सारी आधुनिकताओं के साथ में कृषि को फिर से अपनाना चाहिए। और हमारे IITian इस में वापस आ रहे हैं कि कैसे हम प्राकृतिक खेती करें। बहुत सारे युवा फिर से नौकरी छोड़ करके, विदेशों की नौकरी छोड़ करके गांव में फिर से खेती और पशुपालन गोपालन को लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे आएगा और अगले आप 1 दशक में देखेंगे कि फिर से वो युग आएगा धीरे धीरे लौट कर। मैं अंत में चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा हैं वो किस तरीके से पर्यावरण में अपना योगदान दें, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। और इस कविता के अंत की ओर में आपकी कुछ कविताएं भी आपसे सुनना चाहूँगा। युवा युवा ही तो बदलाव करता है। किसी भी देश की जो धारा होती है वो युवा ही होता है। और मार्गदर्शन चाहे पुरानी पीढ़ी करती है, लेकिन भारत तो दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% युवा हमारे देश में निवास करते हैं। और इसलिए आज भारत के युवाओं की ओर पूरे विश्व का ध्यान है कि भारत का युवा किस दिशा में जा रहा है। तो भारत का युवा अपने राष्ट्र को एक ताकतवर राष्ट्र बने, एक संगठित राष्ट्र बने। और 2047 तक देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उसको हमारे देश के युवाओं ने और गंभीरता से लिया है और देश के युवा उस दिशा में आगे बढ़े हैं। मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और किस तरह से वो ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे ये सब पूरे जो अभियान था जलगंगा संवर्धन अभियान, इसमें सबसे ज्यादा कोई अगर आगे आए तो युवा युवती ही आगे गांव-गांव में हमारे साथ हमको साथ काम करने को मिले। जितने भी आज पर्यावरण को लेकर के संगठन बन रहे हैं, संस्थाएं बन रही है, उसमें युवा काम कर रहे हैं। नदियों में उतर करके नदियों की स्वच्छता कर रहे हैं, तालाबों में उतर करके तालाबों की स्वच्छता कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम पर लगा रहे हैं। अपने जन्मदिन पर वो आजकल केक काटने की बजाय गौशाला में जाकर के गौमाता को चारा खिला रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। और इसलिए युवा तो उस दिशा में आ रहे हैं। और मेरा युवाओं से ये आह्वान है कि हम आधुनिकता के साथ में धनोपार्जन को लेकर के सारी बातें हम सब करेंगे अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन धरती की सेवा, अपने गांव की सेवा, अपने परिवार की सेवा, अपनी संस्कृति के अनुरूप आचरण, प्रकृति के अनुरूप आचरण को लेकर के भी हम थोड़े सावधान रहें तो निश्चित रूप से हमारा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। हम सामरिक रूप से सभी प्रकार से भारत दुनिया की महाशक्तियों में 4-5 महाशक्तियों में सम्मिलित हो रहा है। उसमें हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए हम हमारे यहाँ की धरती को, हमारे यहाँ की नदियों को, हमारे यहाँ के जंगलों को हम सब सुरक्षित रखें। तो आजकल हम सब देखते हैं कि प्रकृति के प्रति, प्रकृति के निकट जाने के प्रति हर एक का दृष्टिकोण रहता है कि प्रकृति में जाकर के सेल्फी लें, झरनों के साथ फोटो खिंचवाएं, पेड़ पौधों के साथ फोटो खिंचवाएं, हरियाली के बीच जाकर के कोई रील जाकर के बनाएं। तो इस प्रकार का कुछ चला है। लेकिन यह प्रकृति कैसे बनेगी, यह प्रकृति किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, हजारों हजार साल लग जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये प्रकृति हमको सौंपी है, तो हमारा भी इसके प्रति कोई दायित्व है। एक नदी का जीवन यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, नदी कैसे बनती है, तो हम नदी को माँ मानते हैं, लेकिन उस नदी की यात्रा कैसे प्रारंभ होती है। तो मैं युवाओं को इसी एक छोटी सी कभी मैंने कुछ लाइनें लिखी थी नदी को लेकर के, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि नदी की यात्रा कैसी होती है, नदी का जन्म कैसे होता है। तो छोटी छोटी पंक्तियां हैं कि कई पहाड़, करोड़ों पेड़ झाड़, कलकल झरने, प्रपात पोखरने, अरबों जलचर, लाखों रेतकण, चट्टाने किनारे, जय जय के नारे, नाविक और नाव, मातृ पुत्र भाव, बीत जाती है यूं सदियों पर सदियां, तब जन्मती है नदियां। और इनमें से अगर एक भी चीज कम कर दी जाएगी तो नदी मर जाएगी, नदी मर जाएगी। तो नदी का अगर हमको संरक्षण करना है तो इतनी चीजों का हमको संरक्षण करना पड़ेगा। नदी के जीव जंतु, नदी के किनारे के पेड़, नदी की रेत, जो पहाड़ है उनकी सुरक्षा, पहाड़ों पर जो पेड़ है उनकी रक्षा। तो इस दृष्टि से युवा विचार करें कि जो हरियाली है ये हमारे पूर्वजों की हजारों लाखों वर्षों की देन है और इसलिए उसके साथ हम सब व्यवहार करें तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा बहुत खुशहाल होगा। और जो संकट आने वाले हैं, जिस प्रकार से जल संकट है, तापमान को लेकर के है, ये हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो प्रकृति के साथ में जुड़े, प्रकृति के संरक्षण में और कोई ना कोई अपना योगदान दें। मैं
आशा करता हूँ कि आज जो हमारी आपसे बातचीत हुई, मैंने बहुत ही डिटेल में आपसे पर्यावरण के विषय में जाना, जल संरक्षण के विषय में जाना, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, हम हमारा व्यस्त जीवन में रहते हुए हमारा हमें योगदान ये देखिए, दे सकते हैं। भारत की जो जीवन जी। शैली है, भारत का जो है, देखो दुनिया में आज भी भारत के पास में जमीन 2-2.5% है हमारे पास में, लेकिन आज भी हम जैव विविधता का 7 से 8% जैव विविधता भारत में है। दुनिया के कुछ देशों में तो बड़े बड़े देश हैं, उनके पास 10-10%, लेकिन उनके पास में 5% भी जैव विविधता नहीं है। तो हमारे देश में आज भी हम 1/10 जैव विविधता को दुनिया के समेटे हुए हैं। तो ये केवल आधुनिक शिक्षा का कारण नहीं है, ये हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था, जो हमारा धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, प्रकृति के प्रति हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो व्यवहार है, ये उसके कारण है। और इसलिए उसको बढ़ाना, जैसे कहा ना कि आध्यात्मिकता को बढ़ाना पारिस्थितिकी के साथ में, तो ये हमको फिर से विचार करना पड़ेगा। तो भारत जो है वो सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, और सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है प्रकृति संरक्षण को लेकर के, और इसी और सारी दुनिया को प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से आगे बढ़ना। मोहन जी, बहुत सार्थक चर्चा हमने पर्यावरण के ऊपर वीएस के पॉडकास्ट में आपके साथ की। मैं दोबारा चाहूँगा कि दर्शकों के साथ फिर हम किसी और विषय पे हम आपके साथ पर्यावरण से विषय और एक नए विषय पे हम आपके साथ चर्चा करें। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्व संवाद केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।